टीएमसी हार जाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी और बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ममता बनर्जी इस चुनाव के अंदर मतलब हारने की स्थिति में चले जाएगी। आप देखिए ना 2011 में जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ी नहीं थी, उस समय उपचुनाव लड़ी थी वो। तो जब वो चुनाव सांसद जीते थे वहाँ से बख्शी, वो 58,000 वोट से 50,000 वोट से चुनाव जीते थे। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, ममता बनर्जी लड़ी और ममता बनर्जी से 54,000 वोट से जीती। उसके बाद 2016 का जो चुनाव हुआ, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, भवानीपुर से चुनाव लड़ती है और वहाँ पर दीपदास मुंशी और उसके कांग्रेस बीजेपी से दीपादास मुंशी कांग्रेस उम्मीदवार रहती है और बीजेपी से वहां पर बॉस उम्मीदवार रहते हैं। दोनों को मिला के ममता बनर्जी से ज्यादा वोट होते हैं अगर काउंट करें, और ममता बनर्जी सिर्फ 26-27,000 वोट से जीतती 2016 का चुनाव। तो इतनी फाइट मिली। उसके बाद आप देखिए 2021 में ममता बनर्जी फिर लौट कर आती है तो ममता बनर्जी फिर 55,000 वोट से जीतती है। लेकिन भाई केवल हम कभी ऐसा नहीं रहा ममता, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे सर कि मतलब कि ममता बनर्जी क्या होगा। ऐसे तो वो नंदीग्राम हारी, पिछली बार हारी ही थी, लेकिन इस बार पार्टी जीत गई थी। लेकिन बीजेपी का जो फोकस भवानीपुर में है, वहां पर जो 25% आप 25-26% मुसलमान वोटर्स माइनस कर दो, उसके अलावा जो हिंदू वोटर्स है जिसमें बंगाली भी है और गैर बंगाली भी है, जिसमें मारवाड़ी है, गुजराती है, जिसमें सिख समुदाय के लोग हैं, जिसमें राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं, ये वोट भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी फोकस कर रही है। और यहां भारतीय जनता पार्टी और संघ ने डोर टू डोर मतलब नॉक किया इस बार उस वोटर के लिए। इस भवानीपुर की सीट की बात इसीलिए हम वो कर रहे हैं कि यहां वो सारे एलिमेंट है, 74% है सर, जो बीजेपी को विनोवर करने हैं। अर्बन पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ममता बनर्जी के साथ रहता है जो है, और उसको हर प्रकार के लाभ भी मिल रहे हैं, स्कीमों के लाभ भी मिल रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को विनोवर करना स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब ये कोलकाता तो पूरा ही गढ़ है ना ममता बनर्जी का। अगर आप वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी पूरे राज्य में वैसी है। इसीलिए भवानीपुर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर की सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जहां बीजेपी को काम करना है इस इलेक्शन में, जो नहीं थे बीजेपी के साथ, वो अगर हम लोग कर सकें पॉइंट आउट, वो कौन कौन से हैं? नहीं, एक वाक्य आपने बोला उससे मुझे ध्यान गया, आपका रिपोर्टर घूम रहा था जो पूछ रहा था उस पर, आपने कहा कि जो पूर्वांचल के वोटर हैं, इस तरह के वोटर थे, वो मैनिपुलेट हो सकते थे आसानी से। ममता बनर्जी कर सकती थी, टीएमसी कर सकती थी। तो जितने लोगों से बात की रिपोर्टर ने, ज़्यादातर हिंदी भाषी थे, उन्होंने कहा हमने अपना वोट इस बार अपने प्रदेश में करा लिया है। तो मुझे लगता है जैसे बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि ये कमज़ोर कड़ी है, इनको रास्ते से हटा दो, तो उनसे कहा अपना वोट बचाना है तो अपने प्रदेश में जाके जो है वोटर बन जाओ। एक तो ये है। दूसरा, देवेंद्र जी बताएंगे कि अमित शाह को शतरंज खेलने का शौक है कि नहीं। खूब। मतलब जिस तरह से राजनीति करते हैं वो, उससे लगता है कि है शतरंज की चाल की तरह। मतलब राजा को शतरंज में आपने राजा को गिरा लिया तो आप जीत गए। फिर वो ये जानते हैं कि किस मोहरे को आगे कर रहे हैं पिटवाने के लिए और किसको आगे बढ़ाने के लिए। ये राजनीति में जो रणनीति में ये बात जो जानता है, उसको सफलता मिलने की उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपको 100% सफलता मिलेगी, हर बार मिलेगी, लेकिन संभावना उसकी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेने का उनका जो तरीका है, और अलग अलग स्रोतों से फीडबैक लेने का। ऐसा नहीं है कि आप बहुत करीबी हैं, आपने बता दिया तो मान लिया बस यही ठीक है। वो 10 और लोगों से पूछेंगे और उसके बाद अपनी राय बनाएंगे, उसके बाद उसके आधार पर अपनी रणनीति तय करेंगे। इस तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में, खासतौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम करने वाला नेता और किसी पार्टी में है नहीं, बीजेपी में भी नहीं है उनके अलावा। तो इसलिए बीजेपी की जो ये सफलता है, ये उसमें बहुत बड़ा योगदान है अमित शाह का, इस लिहाज से कि कैसे चुनाव को मैनेज करना है, कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है, ये वो बखूबी जानते हैं। और वो किस्सा आपने सुना होगा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे, तो एक महामंत्री थे, फिर से जो है उनको काम मिल गया है, बीच में बाहर हो गए थे, किसी जो है बूथ लेवल वर्कर के घर चले गए थे अमित शाह खाना खाने।